वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचता है जहां मानवता का विनाश हो चुका है और कोई उसे याद नहीं करता। जब मानवता ने एक भयंकर युद्ध में विजय प्राप्त की तो काई स्कुरावेंटो को एक समानांतर ब्रह्मांड में भेजा जाता है जहां उस युद्ध में मनुष्य की हार हुई थी। एक अस्तित्व का सामना करते हुए यह अनिश्चित है कि वह एक देवदूत है या राक्षस। नायक यह देखकर आश्चर्यचकित होता है कि यह प्राणी उससे एक मानव से सहायता की मांग कर रहा है। उनकी दुनिया में मानवता चार दुश्मन जातियों के खिलाफ एक अनंत युद्ध लड़ रही थी, लेकिन इस वैकल्पिक दुनिया में कोई नहीं जानता कि वह कौन है। उसके होने से पहले का एक फ्लैशबैक। काइस अपने वाहन से उतरकर क्रिप्ट का सर्वेक्षण करने के लिए ठीक 300 सेकंड तक इंतजार करता है। अधीर होकर उसके साथी कार्य की पूर्णता की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हमेशा की तरह विधिवत वह एक सेकंड भी समझौता नहीं करता। अपनी दूरबीन से वह उन संघर्षों के स्तंभों में से एक को देखता है जिसे राक्षसों ने उकसाया है, जो अद्भुत जादुई शक्ति का प्रयोग करते हैं। खाई के दूसरी तरफ देवदूत और एल्व्स, जिन्हें आधा मानव स्वर्गीय प्राणी माना जाता है, और उनके बीच आत्माएं इस युद्ध में गहराई से शामिल हैं। विशेष प्रकार के शरीर वाले जीव, साथ ही ड्रैगन जैसे पौराणिक जानवर अपने अद्वितीय क्रूरता के साथ युद्ध के मैदानों को तहस नहस कर देते हैं। मानवता के साथ इन सभी प्राणियों ने मिलकर 5 जातियों के महान युद्ध के रूप में जाना जाने वाला एक व्यापक संघर्ष शुरू किया। काई एर्जा फेडरेशन के सैनिकों में से एक है और इस टकराव को फिर से शुरू नहीं होने दे सकता। यही कारण है कि वह उन राक्षसों की कब्र को लगातार निगरानी करता है जहां उन्हें बंदी बनाया गया था। 5 मिनट की निगरानी पूरी करने के बाद युवा सैनिक वाहन की ओर लौटता है, निराश। अशरान बताते हैं कि 100 वर्षों में कोई दानव मुहर से बाहर नहीं आया है, लेकिन काई इस बात पर जोर देते हैं कि एक मानवीय सुरक्षा एजेंसी के रूप में उनका कर्तव्य है कि ऐसा कभी ना हो। अशरान कहते हैं कि दुनिया भर में इस तरह के 4 मकबरे हैं और यह मदद नहीं करता कि वे ही इस काम को गंभीरता से ले रहे हैं। साकी, टीम की महिला सदस्य, अपने दोस्त को यह आश्वासन देकर शांत करने की कोशिश करती है कि सब कुछ शांतिपूर्ण है, लेकिन वह एक भी पल के लिए अपनी सतर्कता नहीं छोड़ता। यात्रा के बाद वे एर्जा संघ में विशाल के पास लौटते हैं। प्रशिक्षण सत्रों में से एक के दौरान एक बेहोश अशरान के साथ काई एक पौराणिक जानवर युद्ध डमी का उपयोग करता है और प्रणाली द्वारा चेतावनी दी जाती है कि एक कम रैंकिंग वाले सैनिक के रूप में इस कैलिबर के प्रतिद्वंद्वी से लड़ना बेहद खतरनाक है। चेतावनी की उपेक्षा करते हुए सैनिक यांत्रिक जानवर के टखने पर हमला करता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जब ड्रैगन उसे निगलने वाला होता है, साकी रोबोट को बंद कर देता है और युद्ध प्रशिक्षण को रोक देता है। चिंतित होकर वह चेतावनी देती है कि अगर वह इस लापरवाह गति से चलता रहा तो वह मारा जाएगा, लेकिन काई मानता है कि उसे अपनी सीमाओं को पार करना चाहिए ताकि अभ्यास सार्थक हो सके। इन कारणों और अन्य कारणों से लड़की सोचती है कि अगर यह लड़का 5 जातियों के महान युद्ध के युग में पैदा हुआ होता तो वह इतिहास में दर्ज हो जाता, जैसे कि भविष्यवक्ता ने कहा था। काई तारीफ से सम्मानित महसूस करता है, लेकिन वह खुद को ऐसी उपलब्धि के योग्य नहीं मानता, भले ही यह कहानी इंसानों के बीच बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। लड़की यह समझ नहीं पा रही है कि एक अकेले आदमी ने इन 4 नायकों को कैसे हराया। दानवी जाति की नायिका डार्क एम्प्रेस वनेसा, जंगली देवता जाति की नायिका लॉर्ड ऑफ हेवन अल्फ्रेया, आत्मा जाति की नायिका स्पिरिट सोवरेन रिकुगेन क्योको और भूत जानवर जाति के नायक फेंग एम्पेरर रैथापे। अपने साथी के अविश्वास के बावजूद काई का कहना है कि सिड इस युद्ध में विजयी हुआ क्योंकि भविष्यवाणी करने वाले देवता असुरा सराका द्वारा दी गई चमचमाती तलवार के कारण। फिर भी वह इस बात की ओर इशारा करती है कि मानव नायक की कोई तस्वीर या वीडियो नहीं है, जबकि दूसरों की है, इसलिए वह उसके अस्तित्व के बारे में संदेहपूर्ण रहती है। ये कहते हुए वह अशरण को जगाने के लिए उसकी पसलियों में हल्की सी धक्का देती है और लड़कों से पूछती है कि वे जीन के प्रमोशन का जश्न मनाने के लिए क्या करना चाहते हैं। आशरण फूलों का गुलदस्ता सुझाते हैं, लेकिन साकी बताती हैं कि जीन का स्थानांतरण एर्जाक की शाही राजधानी में 17 वर्ष की आयु में हो रहा है, इतिहास में सबसे कम उम्र में चुने जाने के लिए, तो कुछ मामूली फूल इस उपलब्धि के लिए न्याय नहीं करेंगे। वहां की बात करें तो जीन ने काई को एक संदेश भेजा जिसमें उसे अगली सुबह टर्मिनल नंबर 9 पर बिल्ली की मूर्ति के सामने मिलने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन उसने इसे साकी और अशरण से गुप्त रखने के लिए कहा। 2 दोस्त इस गुप्त रोमांस के बारे में उसे चिढ़ाने लगते हैं, जिससे वह उत्तेजित हो जाता है और कहता है कि वह दौड़ने जा रहा है। अगले दिन वह जीन से मिलता है क्योंकि उसे अगले सप्ताह स्थानांतरित किया जाएगा और वह तब तक अपने दोस्त से मिलना नहीं चूकना चाहती। इसके अलावा उसने सोचा कि वह छुट्टी पर है, हालांकि उसकी वर्दी कुछ और ही बता रही थी। वह बताता है कि उसने अपनी सुबह की ट्रेनिंग की और सीधे आ गया, इसलिए वह जवाब देती है कि काई ही एकमात्र लड़का है जो उसके साथ खरीदारी करने के विचार से भयभीत नहीं होता और यही बात उसे पसंद है। जीन की योजना साकी और अशरण के लिए एक उपहार खरीदने की है और एर्जाक जाने से पहले, क्योंकि उसे संदेह है कि वे तीनों संभवतः एक ही इशारे पर विचार कर रहे हैं और यह उनकी अंतिम मुलाकात होगी। काई का मानना है कि यह एक अतिशयोक्ति है क्योंकि पदोन्नत व्यक्ति 2 साल की कैडेट प्रशिक्षण के बाद विशाल में लौट आएगा। हालांकि जीन को याद है कि उस समय तक साकी और अशरण अपनी सैन्य सेवा पूरी कर चुके होंगे और नागरिक जीवन में वापस लौट जाएंगे। वह सोचती है कि तब तक केवल काई एर्जा में रहेगा और लड़का इस विचार को साझा करता है। अपने दोस्त पर गर्व करते हुए वह उसे आश्वासन देता है कि वह अपने करियर में अपने पिता को भी पार कर जाएगी, जो एर्जा मुख्यालय के प्रमुख हैं। यह जीन का सपना बचपन से रहा है और इसने उनके जीवन में सभी प्रयासों को प्रेरित किया है। यह कहने के बाद जब वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं तो दोनों खाने के लिए रुकते हैं, जबकि जीन सोचती है कि वह अपने दोस्तों के लिए क्या ले जाए। निर्णय लेने के बाद वह उसके साथ के लिए काई को धन्यवाद देती है। उनकी बातचीत के दौरान वह याद करती है जब लड़का 10 वर्ष की आयु में अपने पिता के निरीक्षण के लिए वहां ले जाने पर दानव गुफा में खो गया था। जब उस दिन वह घर पहुंचा तो काई ने कहा कि उसने सिड की तलवार देखी। उसे वह दिन स्पष्ट रूप से याद है जब वह पूर्ण शून्यता में गिर गया।
डरावने जीवों से घिरा हुआ, जब तक कि उसके फ्री फॉल में एक चमकती तलवार ने रास्ता रोशन किया और युवा काई स्कुरावेंटो को खींचा। इस घटना के बावजूद काई ने यह कहानी किसी और से साझा नहीं की, क्योंकि उसे लगा कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। उस घटना के बाद से वह व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महसूस करता है कि वह राक्षस कभी भी तहखाने से बाहर न निकले। इसी सोच के कारण जीन का मानना है कि यह नौजवान इंसानियत की सुरक्षा एजेंसी में 2 वर्षों में भी रहेगा। वैसे वह उससे पूछती है कि उसके विचार में इन 2 वर्षों के बाद भविष्य क्या है। इससे पहले कि वह जवाब दे सके, काई देखता है कि उसके चारों ओर की दुनिया एक स्थिर विकृति में विघटित हो रही है। इस अराजकता के बीच एक प्रणाली घोषणा करती है कि वैश्विक पुनर्जन्म सक्रिय हो गया है। फिर काई को एक वैकल्पिक वास्तविकता में भेज दिया जाता है, जहां उसके शहर विशाल की इमारतें नष्ट हो चुकी हैं और उनकी जगह एक अंधकारमय युद्धग्रस्त वातावरण ने ले ली है। इन सब के ऊपर खंडहरों के पीछे एक विशाल राक्षस उभरता है और उस पर जादू से हमला करता है। मौत से बचते हुए और बिना किसी पल को सोचे कई अपनी राइफल की ओर दौड़ता है और एक परिवर्तित एल्विश गोली से राक्षस के नए जादू पर गोली चलाता है। जादू को निष्क्रिय कर देता है और अपने प्रतिद्वंदी को चौंका देता है। गुस्से में प्राणी फिर से उस पर हमला करता है, जिसके लिए काई को अपनी उत्कृष्ट बचने की कौशल का उपयोग करना पड़ता है। वह बाधाओं को पार करता है और अपनी संगीन से राक्षस पर वार करता है, लेकिन उसकी कठोर त्वचा ब्लेड को अप्रभावी बना देती है। फिर काई एक संशोधित ड्रैकोनिक गोली से राक्षस पर प्रहार करता है, जो पौराणिक जानवरों की सांसों की नकल करती है और लक्ष्य के शरीर में एक बड़ा विस्फोट करती है। काई गर्व महसूस करता है कि उसने जिन चालों का प्रशिक्षण लिया था, उनके द्वारा उसने एक राक्षस को पराजित किया। क्रोधित होकर एक और बुरी इकाई प्रकट होती है, यह विश्वास करने में असमर्थ कि एक मानव ने उसकी जाति के एक सदस्य को हरा दिया। काई को एहसास होता है कि यह राक्षस मनुष्यों की भाषा बेहद अच्छी तरह से बोल सकता है। राक्षस ने टिप्पणी की कि किसी गुलाम को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका उनकी भाषा में बात करना है, जो काई को चौंका देता है और उसे एहसास कराता है कि उसे इस दुनिया की गंदगी माना जाना चाहिए। राक्षस काई में खतरा महसूस करता है और एक घातक मंत्र तैयार करता है, जब तक कि साकी एर्जा जीप में नहीं आती। एक फ्लैश ग्रेनेड प्राणी पर फेंकती है और अपने दोस्त को बचा लेती है। काई साकी को पुकारता है, लेकिन वह नहीं समझ पाती कि यह अजनबी उसका नाम कैसे जानता है। इसी तरह जब काई अशरान के पास जाता है तो वह भी लड़के की परिचितता से हैरान होता है। बिना कुछ समझे नायक को याद आता है कि उनमें से 3 मानवता संरक्षण एजेंसी में उसी इकाई का हिस्सा थे। हालांकि साकी भी इस एजेंसी को नहीं पहचानती, क्योंकि वह रेजिस्टेंस की सैनिक है जो बागी मानव सेना है। काई, जो बढ़ते हुए उलझन में है, इस दुनिया में क्या हुआ इसके बारे में पूछता है। लड़की समझाती है कि 5 जातियों का एक लंबा संघर्ष हुआ, जिसे महान युद्ध कहा गया, और मानवता 30 साल पहले हार गई थी। दुनिया के प्रत्येक शहर को दुश्मन जातियों ने घेर लिया था और तब से जीवित इंसान जितना हो सके छिप रहे हैं। अशरण के अनुसार अन्य जातियां अभी भी जीते हुए क्षेत्रों के लिए लड़ रही हैं और एर्जा फेडरेशन पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया, जिससे सभी निवासियों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि युद्ध के बाद बचे हुए भूमिगत क्षेत्र का उपयोग करके मनुष्यों ने रहने के लिए एक आश्रय बनाया। काई सवाल करता है कि मानवता ने यह लड़ाई कैसे हारी, और 2 प्रतिरोध सैनिक बताते हैं कि वे इतनी शक्तिशाली प्राणियों के सामने टिक नहीं सके। प्रत्येक जाति का अपना नायक था, जबकि मनुष्यों का कोई नहीं था। काई पैगंबर सिड के बारे में पूछता है, लेकिन उन दोनों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह कौन है। खोया हुआ लड़का दावा करता है कि वही वह नायक है जिसने अन्य 4 जातियों को हराया, लेकिन अशरान का मानना है कि अगर यह व्यक्ति वास्तव में मौजूद होता तो वह भूमिगत नहीं रह रहा होता। तीनों के आसपास भूमिगत शहर की मुख्य सेना पहुंचती है। कुछ शहर अभी भी प्रतिरोध करते हैं, इसलिए प्रत्येक में मुख्य सेना द्वारा पर्यवेक्षण की गई एक गारिसन होती है। साकी और अशरान के अनुसार इस सैनिक दल के कमांडर और प्रतिरोध को एर्जा फेडरेशन के लोगों द्वारा एक उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता है। उनका नाम जीन है, जो एक सहानुभूतिपूर्ण और करिश्माई नेता है, जिन्हें मानव सभ्यता के बीच कमांडरों में अपनाया गया है। जीन अज्ञात सैनिक की पहचान के बारे में पूछता है, और जैसे ही उसके साथी समझाते हैं, काई हैरान रह जाता है, यह जानकर कि उसका सबसे करीबी दोस्त भी नहीं जानता कि वह कौन है। इसे छोड़ न पाने के कारण लड़का जीन का नाम चिल्लाता है, याद करते हुए कि वे कुछ समय पहले ही खरीदारी कर रहे थे। कमांडर इस कहानी से हैरान होकर कहते हैं कि वह इस सैनिक को नहीं पहचानते, फिर मुड़कर एक निर्धारित बैठक की ओर चलते हैं। असंतुष्ट काई सवाल करता है कि उसकी दोस्त क्यों आदमी बनने का नाटक कर रही है, यह जानते हुए कि उसकी बेटी के रूप में उसका सपना हमेशा उसके पिता के करियर को पार करना था। फेलोन, वरिष्ठ अधीनस्थों में से एक, काई की कलाई पकड़ लेती है, लेकिन जीन उसे छोड़ने के लिए कहती है। कमांडर के जाने के बाद साकी पूछता है कि लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है, और आश्रण अपने कमरे की पेशकश करता है ताकि काई आराम कर सके और अपने विचारों को इकट्ठा कर सके। आश्रण के घर पहुंचने पर इस दुनिया का आगंतुक कुछ भी नहीं सोच सकता कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। चाहे वह दस्तावेजों को कितना भी पढ़ ले, केवल गायब रिकॉर्ड उसके और सिड के ही हैं। जो बात काई को समझ नहीं आती है वह यह है कि अगर भविष्यवक्ता सिड कभी अस्तित्व में नहीं था तो 4 जातियों को सील करने के लिए 4 क्रिप्ट नहीं होने चाहिए थे। अगले दिन काई अपने पुराने दोस्तों से क्रिप्ट्स के बारे में पूछता है, लेकिन वे इस बारे में कुछ नहीं जानते। इस स्थिति का सामना करते हुए काई एक कार उधार लेता है और साकी के विरोध के बावजूद दोपहर तक वापस आने का वादा करता है। एशरन अनायास ही अजनबी को चाबी फेंक देता है और काई विश्वल के अराजक खंडहरों की ओर बढ़ जाता है, जब तक कि वह उस क्रिप्ट तक नहीं पहुंचता जिसे उसने मूल दुनिया में निगरानी की थी। जैसे ही वह प्रवेश द्वार के पास पहुंचता है, उसे पैगंबर सिड की तलवार मिलती है और वह उसे धारण कर लेता है। हथियार से एक आवाज कहती है कि इस अवशेष के धारक अब कोड धारक बन गए हैं। तलवार फिर एक द्वार खोलती है जो काई को एक रहस्यमय मंच पर ले जाती है।
सीढ़ियों पर चढ़ने पर उसे एक आधा फरिश्ता आधा शैतान लड़की बंधी हुई मिलती है। थोड़ी मेहनत से महिला यह कहने में सक्षम होती है कि उसका नाम ऋण है, भले ही वह अजीब स्थिति में खुद को पाए। काई एक राक्षस को मुक्त करने का जोखिम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्योंकि वह उसे पीछे नहीं छोड़ सकता, वह उम्मीद करता है कि वह हमला नहीं करेगी। वह अपनी तलवार से जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह अपनी राइफल आजमाता है, लेकिन एक गोली भी कोई नुकसान नहीं करती। काई कल्पना करता है कि वह कब्रिस्तान में पाई गई तलवार का उपयोग कर सकता है, और हालांकि यह उसका इरादा नहीं था, सिड का हथियार उसके हाथों में प्रकट होता है, यह संकेत देते हुए कि यही रास्ता है। एक साधारण प्रहार से जंजीरें टूट जाती हैं, कैदी को मुक्त कर देती हैं। होश में आते ही ऋण चौंक जाती है और इंसान की गोद से अलग हो जाती है। फिर गुस्से में वनेसा का नाम चिल्लाती है, उसकी वापसी की मांग करती है और दावा करती है कि उसने यह लड़ाई नहीं हारी है। का की अनदेखी करते हुए वह घोषणा करती है कि वह केवल एक मामूली राक्षस से हार नहीं सकती और इंसान पर हमला करती है। पहले जादू से बचने के बाद कई अपने सामने एक बड़ी जादुई ऊर्जा का द्रव्यमान देखता है जो उस पर उड़ने के लिए तैयार है। जब सिस्टम की आवाज संकेत करती है कि कोड धारक को अपनी तलवार का उपयोग करके मृत्यु की नियति को काटना होगा, तो युवा मानव उस इकाई के जादू को आधे में काट देता है, जिससे वह अविश्वसनीय रह जाती है। ऋण सवाल करती है कि एक कमजोर दानव कैसे उसके हमलों को नष्ट कर सकता है, तो काई यह साबित करने के लिए अपनी पीठ मोड़ता है कि वह इंसान है, क्योंकि उसके पास न तो पंख है और न ही पूंछ। स्थिति को समझकर ऋण अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है, यह समझाते हुए कि राक्षसों के प्रति उसकी नफरत उसे आवेग में काम करने पर मजबूर कर देती है। जैसे ही ऋण दावा करती है कि वह राक्षस नहीं है, काई उसकी प्रजाति के बारे में पूछता है, लेकिन महिला इस प्रश्न से असहज लगती है और इसे छोड़ने के लिए कहती है। शर्तों को स्वीकार करते हुए अब काई जानना चाहता है कि वे कहां हैं, लेकिन खुद ऋण को नहीं पता, क्योंकि वह वेनेसा से लड़ रही थी और बस वहीं पहुंच गई, चौंक गई। व्यक्ति पूछता है कि क्या वह अंधेरी साम्राज्य और राक्षसों की नायिका का जिक्र कर रही है, यह देखते हुए कि यह कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ऋण पुष्टि करती है कि वह एक पूरी राक्षस सेना को नष्ट कर सकती है, लेकिन वह इस युवा लड़के से जो उसने अभी देखा है उस पर जोर देती है जिसने उसके एक जादू को नष्ट कर दिया। काई यह समझाने वाला था कि उसके पास जो तलवार थी वह जिम्मेदार थी। तभी एक रोबोटिक महिला घोषणा करती है कि एक वचन नियति इकाई जाग गई है और नई स्थापित दुनिया के लिए इसका खतरा स्तर बहुत बड़ा है। इस वजह से रोबोट अंतिम रिसर्च के माध्यम से छत को सक्रिय करता है। इसके साथ मशीन अपनी पूरी ताकत से काई और ऋण पर हमला करती है। जैसे ही उनके चारों ओर की संरचना गिरती है, वे दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मशीन अपने पोर्टल का उपयोग करके अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाती है और ऋण को पकड़ लेती है। ऐसा करने के बाद यह कोड 0 की शुरुआत करता है, जहां जादुई गोले बुलाए जाते हैं और पीड़ित के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। यह देखकर काई चुप नहीं रहता और सिड की तलवार का उपयोग करके धातु के पंजे को काट देता है, जो एकल भाग्य इकाई को आधे में पकड़ रहा है। मशीन प्रतिबंधित तलवार को देखकर चौंक जाती है और जबकि ऋण की छवि काई में प्रतिबिंबित होती है, लड़का उन्हें दोनों को एक दूरस्थ सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट कर देता है। ऋण अपने डर को अपने उद्धारकर्ता के प्रति एक मजबूत आलिंगन के साथ व्यक्त करती है, जो यह इशारा लौटाता है। स्थिति का विश्लेषण करते हुए वह पूछता है कि क्या महिला के कोई साथी हैं, और वास्तव में उसके पास कोई नहीं है। वास्तव में यह पहली बार है जब किसी ने उसके लिए ऐसा कुछ किया है। दोनों आकाशीय आत्माएं और जानवरों ने कहा कि ऋण उनके जैसा नहीं है, और दानवों की सबसे क्रूर समाप्ति उनके नेता वनेसा के साथ एक द्वंद्व में होती है। इसी तरह काई इस इकाई की जीवन कहानी के साथ पहचान करता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई उसे याद नहीं करता। जहां तक उसे पता था, मनुष्यों ने 5 नस्लों के महान युद्ध में जीत हासिल की थी, लेकिन अब वह उस शहर को देखता है जो कभी उसका घर था, खंडहर में तब्दील हो गया है। ऋण स्वीकार करती है कि उसे यह नहीं पता था, खासकर क्योंकि वनेसा से लड़ाई से पहले वीर के प्रकट होने के बाद मनुष्य युद्ध जीतने लगे थे। यह सुनकर काई पूछता है कि क्या लड़की को सिड के बारे में पता है, लेकिन उसे उस नाम का कोई व्यक्ति याद नहीं है। फिर भी आदमी एक साथी पाकर खुश है और किसी के साथ एक परिचित कहानी साझा करके खुश है। जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं, ऋण बेहोश हो जाती है, जिससे लड़के को उसे अपने कंधे पर ले जाना पड़ता है। वह कहता है कि उन्हें शहर से गुजरना होगा, और हालांकि उसे आमतौर पर मनुष्यों पर विश्वास नहीं होता, उसे काई पर विश्वास है, इसलिए वह उसके साथ जाती है। बाद में पहले से ही बिस्तर पर लेटे हुए काई को थकाऊ दिन के बाद अपने शरीर का भार महसूस होता है। जैसे कि वह काफी नहीं था, शहर के रास्ते में ऋण को कार में घबराहट हो गई, और हालांकि वह लोगों से अपने पंख छुपा सकती है, फिर भी वह अपनी अजीब हरकतों से बहुत ध्यान आकर्षित करती है। शावर में ऋण को गाते हुए सुनकर काई ने कभी नहीं सोचा था कि अन्य जातियां गाना जानती हैं। अचानक वह तौलिए में बाहर भागती है, उसे सूचित करने के लिए कि पानी बहना बंद हो गया है। वैसे वह सोचती है कि इंसान बहुत ही अन्यायी हैं, क्योंकि उनके पास नहाने के लिए गर्म पानी होता है, जबकि उसने अपनी पूरी जिंदगी नदियों और झीलों के ठंडे पानी में नहाया है। इसके अलावा काई का बिस्तर इतना नरम है, जबकि उसने अपना पूरा जीवन झाड़ झंखाड़ और चट्टानों पर सोते हुए बिताया। वैसे भी जैसा कि उसने अब सतह पर देखा, यह मानव नगर खंडहरों में बदल गया था, जैसे उस आदमी ने उल्लेख किया था। यहां तक कि वह भी इस बात पर विश्वास करने के लिए संघर्ष करता है कि वह एक ऐसे विश्व में अस्तित्व में है जहां महान युद्ध के ऐतिहासिक परिणाम उलट दिए गए हैं। ऋण शर्त लगाता है कि वे वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे और अपनी मूल दुनिया में लौट आएंगे। अभी के लिए आशा ही उन्हें बनाए रख रही है। जब सोने का समय आता है तो ऋण पहली बार एक गर्म बिस्तर में लेट जाता है, जबकि काई फर्श पर जितना हो सके आराम करने की कोशिश करता है। हालांकि उसका आराम बाधित हो जाता है जब लड़की उसे आसपास एक मजबूत जादुई उपस्थिति के लिए सतर्क करती है, दृढ़ता से कहती है कि पास में एक राक्षस है। वास्तव में शहर की सार्वजनिक घोषणा प्रणाली एक दुश्मन हमले की घोषणा करती है और सभी नागरिकों को खाली करने की आवश्यकता है। सड़क पर कदम रखते ही काई इस बात का दुख करता है कि मानवता की आखिरी शरण स्थलों में से एक भी खतरे में है, जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट होती है कि उसकी जाति फंसी हुई है और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है।
हालांकि कल जो उसने अनुभव किया उससे उसे लगता है कि वह शायद अकेला व्यक्ति है जो कम से कम सिड की नकल करने और निषिद्ध तलवार चलाने में सक्षम हो सकता है। इस ध्रुव के पत्ते से लैस होकर वह युद्ध में प्रवेश करता है। इस बीच साकी और अशरण पहले से ही मोर्चे पर हैं और राक्षसों पर गोलीबारी कर रहे हैं, लेकिन प्राणियों का कठोर कवच उन्हें घायल होने से रोकता है। अशरण अपने साथी से मशीन गन उठाने के लिए कहता है। रास्ते में लड़की को दुश्मनों में से एक द्वारा लगभग मारा जाता है, लेकिन काई समय पर आकर साकी को बचा लेता है। एक जोरदार वार करने के बाद वह उसे सलाह देता है कि वह विरोधियों पर पानी का उपयोग करे। जब वे तरल को अवशोषित करते हैं तो उनके पत्थर जैसे शरीर भारी हो जाते हैं, जिससे वे उड़ नहीं सकते। उसके बाद दुश्मनों पर बमबारी करने की बात है जब तक कि वे राख में न बदल जाएं। इसी बात पर ऐसा लग रहा था कि अशान की बारी आ गई थी, लेकिन काई ने समय रहते सिड की तलवार हाथ में लेकर मदद की। ऋण की मदद से जोड़ी आखिरी प्रतिद्वंद्वी को हरा देती है और उस इकाई की असाधारण क्षमता से इंसान को एहसास होता है कि वह वास्तव में वनेसा का सामना कर सकती है। फिर भी शहर का एक हिस्सा तबाह हो गया है और जनसंख्या को आश्रय देने वाली इमारतें जल रही हैं। एक डरी हुई साकी और अशन कई सवालों के साथ पहुंचते हैं कि कैसे काई ये सब करने में सक्षम था। वह खुलासा करता है कि वह एक ऐसी दुनिया से आया था जहां मानव इस संघर्ष में जीत गए थे और उसकी दुनिया की लड़ाई की शैली, विशेष गोला बारूद या तकनीकी उन्नति के साथ इस जीत को सुनिश्चित करने में मदद की। इस ब्रह्मांड के दो योद्धा इस पागल कहानी पर सवाल उठाने ही वाले थे कि अचानक अशान को निगरानी टीम द्वारा सूचित किया जाता है कि दो दानव जासूस भाग निकले। बिना देरी किए योद्धा मुख्यालय को सतर्क करने के लिए दौड़ता है, पहले से ही सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करते हुए, क्योंकि अब दानव जानते हैं कि शरण कहां है और अगली बार और भी अधिक इकाइयों के साथ लौटेंगे। साकी काई से अनुरोध करता है कि वे उन्हें मुख्यालय तक साथ ले जाएं, क्योंकि जीन को इस युद्ध में उसकी ताकत की आवश्यकता हो सकती है। रास्ते में काई पूछता है कि क्या एर्जा फेडरेशन की विद्रोही सेना का मुख्यालय नष्ट हुई शाही राजधानी में नहीं है, लेकिन अशान का मानना है कि ठीक इसी वजह से राक्षस कभी नहीं सोचेंगे कि मनुष्य वहां है। साकी बताती हैं कि यह विचार पूर्व कमांडर जीन के पिता से आया था, जिन्होंने 2 वर्ष पहले चोट के कारण सेवानिवृत्ति ली थी और कुछ समय बाद अपनी उपाधि अपने बेटे को सौंप दी थी। मुख्यालय में अधिकारी यह सुनकर अविश्वसनीय है कि वह व्यक्ति और वह इकाई एक वैकल्पिक विश्व से आए थे जहां युद्ध जीता गया था। जीन ये जानना चाहती हैं कि इस अलग दुनिया में उनके और काई के बीच क्या संबंध है, क्योंकि वह उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे वह उसे जानता हो। फिर काई बताता है कि वे बचपन के दोस्त थे और जीन हमेशा कहती थी कि वह ओग और गेर की तरह बनना चाहती थी। इन नामों को सुनकर जीन हैरान हो जाती है और अचानक से बैठक समाप्त कर देती है। उस रात फालिन काई के दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे सूचित करती है कि कमांडर उसका इंतजार कर रहा है। आगमन पर लड़का अपनी दोस्त को बिना उसके पुरुष भेज के देखता है और वह प्रकट करती है कि केवल फालिन और अनुभवी निदेशकों को पता है कि वह एक महिला है। फिर वह आश्चर्य व्यक्त करती है कि काई को उसके पिता और दादा के उपनाम ओग और गर कैसे पता है। इसी कारण सब कुछ नहीं मानने के बावजूद वह इस संभावना पर विचार करती है कि अजनबी सच बोल रहा है और अन्य 5 प्रतिरोध केंद्रों से संपर्क करने और मियोट याशल शरण स्थल पर आक्रमण करने का इरादा रखने वाले राक्षसों को घेरने के लिए उसकी मदद मांगती है। ऋण तर्क करती है कि भले ही मिशन सफल हो जाए तो भी यह राक्षसों को और अधिक बल के साथ प्रतिशोध लेने के लिए उकसाएगा। लेकिन जीन को कोई और विकल्प नहीं दिखता, इसलिए काई सुझाव देता है कि वे शाही राजधानी पर हमला करें, लक्षित करें अंधे साम्राज्ञी वनेसा को। आदमी को पागल मानते हुए कमांडर उसे याद दिलाता है कि यह दानव 30 साल पहले पूरी राजधानी रक्षा सेना को मिटाने और महल पर कब्जा करने के लिए जिम्मेदार था। जवाब में काई सिड की कहानी का जिक्र करते हैं, जिन्होंने अकेले ही राक्षस के चैंपियन को हराया था और महसूस करते हैं कि वह भी ऐसा कर सकते हैं। युवा योद्धा पर संदेह करते हुए कमांडर पूछते हैं कि वह इस मिशन के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए इतने उत्सुक क्यों दिखते हैं। काई जोर देकर कहते हैं कि उन्होंने अशरण और साकी को युद्ध में अपनी जान जोखिम में डालते देखा और भले ही वह अपनी मूल दुनिया में लौट आए, अगर वह उन्हें वैकल्पिक दुनिया में मरने के लिए छोड़ देते तो उनसे नजरें नहीं मिला पाते। अंततः वह एक योजना बनाते हैं जो इस विश्वास पर आधारित है कि राक्षस अन्य जातियों के मुकाबले मनुष्यों की कम परवाह करते हैं, इसलिए उनकी अधिकांश सेनाएं सीमा के पास तैनात हैं। संभवतः केवल लगभग 10% उनकी कुल सेना शाही राजधानी में है। वह सुझाव देता है कि जबकि वह वनेसा से लड़ता है, विद्रोही सेना इन 10% को व्यस्त रखती है। जीन सहमत हैं कि वे थोड़ी देर के लिए दुश्मनों को रोके रख सकते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि महल तक पहुंचने से पहले उनके अधिकांश सैनिक मारे जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए फॉलन सुझाव देता है कि वे भूमिगत आक्रमण करें, क्योंकि महल के पीछे एक भूमिगत रेलवे लाइन है जिसे शाही परिवार एक बचाव मार्ग के रूप में उपयोग करता है। हैरान होकर जीन पूछती है कि उसे पहले इस रेलवे के बारे में क्यों नहीं बताया गया था, और लड़ाकू जवाब देता है कि जीन के पिता नहीं चाहते थे कि वह इतनी हद तक खुद को जोखिम में डाले, इसलिए उन्होंने अधीनस्थों से इस रणनीति को छोड़ने के लिए कहा। उसके बाद कमांडर ने आखिरकार एर्जा फेडरेशन को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बैठक की घोषणा की। जैसे जैसे हमले की तैयारियां पूरी होने के करीब पहुंचती हैं, ऋण अपनी नफरत पर विचार करती है, जो कि राक्षसों, आत्माओं, पौराणिक जीवों, स्वर्गीयों और मनुष्यों के प्रति है। हालांकि वह खुद से सबसे ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि वह इन सभी का मिश्रण है। फिर भी वह मानती है कि काई ने कभी उससे डर महसूस नहीं किया, बल्कि उसे स्वीकार किया, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। नफरत की आदत होने के कारण से चाहती है कि यह मानव मर न जाए। जैसे ही युद्ध वाहन प्रस्थान करते हैं, एर्जा महासंघ की विद्रोही सेना भूमिगत मार्ग से सरकारी महल की ओर हमला करने के लिए जाती है। जब मुख्य समूह राक्षसों को व्यस्त रखता है, तब साकी और उनकी टीम को तहखाने में बंदियों को मुक्त करना और पदानुक्रम के शीर्ष पर वनेसा को हराना होता है, जिन आदेश देते हैं, और साकी अपने नेता में विजय की आशा देखती है। उसकी एकमात्र चिंता यह है कि वह उस समूह में होगी जो राक्षस का सीधे सामना करेगा।
अचानक के उबाल में वह सवाल करती है कि क्या बख्तरबंद वाहन में बैठे 4 सदस्य इतने कठिन मिशन को पूरा कर सकते हैं। काय जोर देता है कि प्राथमिकता वनेसा तक जल्दी पहुंचने और बचाव दल के आने तक टिके रहने की है, न कि रैम्बो की तरह महल पर हमला करने की। वह केवल साकी और अशरण पर भरोसा करता है कि वे उसके साथ जाएं। ऋण साकी के सिर को थपथपाती है ताकि उसे शांत किया जा सके, और आश्चर्यजनक रूप से साकी वास्तव में शांत हो जाती है। ऋण यह दिखाती है कि साकी के पास दुश्मन बलों का सामना करने की ताकत है। भले ही वेनेसा एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है, अगर अंधकार की महारानी मरने से इनकार करती है तो ऋण खुद को नष्ट करने और उसके साथ राक्षस को ले जाने के लिए तैयार है। दुर्भाग्य से यह साकी को आश्वस्त नहीं करता है। इसी तरह अशरान ये मानते हैं कि वे चिंतित हैं क्योंकि महल की स्थिति अज्ञात है, विशेष रूप से इतने विद्रोहियों के इधर उधर घूमने के कारण, जिससे दुश्मनों द्वारा खोजे जाने की संभावना बढ़ जाती है। कई उन्हें याद दिलाते हैं कि दानव जादू के प्रति संवेदनशील होते हैं और बिना जादुई शक्ति वाले मानव तब तक छिपे रह सकते हैं जब तक वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। अशरान थोड़ी राहत महसूस करता है और उल्लेख करता है कि सभी विद्रोहियों को इस मिशन के लिए याद किया जाएगा और शायद पुरस्कृत भी किया जाएगा। काय टिप्पणी करता है कि अशरान उसकी मूल दुनिया वाले अशरान से अधिक मजबूत लगता है, जिस पर अशरान पूछता है कि क्या यह एक तारीफ है। जैसे ही वे भूमिगत रास्ते के अंत में पहुंचते हैं, जीन विद्रोही सेना को इकट्ठा करती है और उनके विश्वास के लिए धन्यवाद करती है। वह उनकी बहादुरी और वफादारी की सराहना करती है, यह स्वीकार करते हुए कि कई लोगों को कम तैयारी समय के साथ असुरक्षित महसूस हो सकता है। हालांकि वह उन्हें याद दिलाती हैं कि एर्जा फेडरेशन के प्रतिरोध ने कई वर्षों तक दैत्य अधिपत्य के खिलाफ लड़ाई की है, जिससे प्रत्येक सैनिक युद्ध कुशल हो गया है। यह दृढ़ता मानवता को अंधकार से मुक्त करने की कुंजी है। इसके साथ ही सैनिक अपने हथियार उठाते हैं और एक युद्ध नारा बुलंद करते हैं। मार्ग के निकास को उड़ाने के बाद वे सतह पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सरकारी महल राक्षसी ताकतों से घिरा हुआ है। बचाव का पहला कार्य एक ठंडा करने वाला जादू है, लेकिन काई को इसे समाप्त करना आता है। वह राक्षस को गोली मारता है और अपनी तलवार से उसकी त्वचा पर वार करने के लिए पर्याप्त करीब पहुंच जाता है। वह दुश्मन को उड़ा देता है और जैसे ही पहला राक्षस गिरता है, महल की रक्षा के लिए और भी प्रकट होते हैं। एर्जा संघ का गहना एक बिजली की गोली चलाता है, एक बार में कई को गिरा देता है। आश्रान अविश्वास में पूछता है कि क्या काई नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। काई ने बताया कि उसने अपनी दुनिया से एंटी ग्रुप गोला बारूद का इस्तेमाल किया। एक रहस्यमय अजनबी ऋण से वनेसा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कहता है, और जब इकाई अंधकार की महारानी के स्थान की ओर इशारा करती है तो काई ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उत्तर की ओर सबसे ऊपरी मंजिल पर खोज करने का निर्णय लेता है। जीन अपने दल के साथ महल पर आक्रमण करने की योजना बना रही है, दक्षिण दिशा की आपातकालीन सीढ़ियों का उपयोग करते हुए। ग्रुप एक प्रवेश द्वार की निगरानी करेगा ताकि राक्षस अंदर न आ सकें, और ग्रुप 2 तहखाने में कैदियों को बचाएगा। आक्रमण के दौरान फॉलन को यह अजीब लगता है कि काई बिजली की गोली को प्रक्षेप कहता है बिना ट्रिगर खींचे, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वे सीढ़ियां चढ़ते हैं। ऋण एक छोटे दानव, जिसे इम्प कहते हैं और जो बड़े दानवों को बुलाता है, की पहचान करता है। एक विशाल प्राणी प्रकट होता है और विद्रोहियों में से एक को पकड़ लेता है, लेकिन फॉलन जल्दी से उसकी उंगलियां काट देती है। वह सबको चढ़ाई जारी रखने का आदेश देती है, जबकि वह दानव को रोकती है। प्रवेश द्वार पर समूह एक हमलावरों से लड़ता है और समूह 2 तहखाने में कैदियों तक पहुंचता है। मुख्य टीम अपने कमांडर के साथ आगे बढ़ती है जब तक कि वह एक विद्युत जाल से नहीं टकराती, जिससे सैनिकों में हलचल मच जाती है। हालांकि जीन बिना किसी चोट के उभरती हैं और सभी को आश्वस्त करती हैं, यह प्रकट करते हुए कि वह एल्वन तकनीक और अपनी पवित्र प्रकाश सूट द्वारा संरक्षित हैं। एक विशाल राक्षस पास आता है और जीन काई और उसकी यूनिट को वनेसा का पीछा करने का आदेश देती है, जबकि वह अपनी टुकड़ी के साथ पवित्र प्रकाश की ऊंचाई पर राक्षस से लड़ती है। इस दौरान काई का समूह, जो ऋण के जादुई आर्मबैंड्स पहने हुए हैं, जो उनकी उपस्थिति को छुपाते हैं, एक विशाल प्राणी का सामना करता है। साकी की राइफल कांपती है, लेकिन ऋण उसे शांत करती है ताकि शोर न हो। एक अदृश्य अवरोध द्वारा छिपे हुए इंसान आसानी से सांस लेते हैं जब जानवर बिना उन्हें देखे पास से गुजरता है। वे सर्किट ब्रेकर के साथ एक महल के कमरे की ओर बढ़ते हैं, जहां अशरण कहता है कि अगर काई और ऋण वनेसा को हराने में असफल होते हैं तो वह और साकी उनकी भागने में मदद करने के लिए लाइट काट देंगे। थोड़ी देर बाद जैसे ही काई और ऋण आगे बढ़ते हैं, महल का अलार्म बजने लगता है। हालांकि ऋण की बाधा अभी भी काम कर रही है। काई यह निष्कर्ष निकालता है कि इंफ्रारेड सेंसर अभी भी सक्रिय हैं और वे अपनी गति तेज कर देते हैं। वे एक दानव से मिलते हैं जो ऋण के पंखों का अपमान करता है और संकेत देता है कि वेनेसा आक्रमण से प्रभावित है। हालांकि वह काई के निगरानी प्रणाली के बारे में सवालों का सीधे जवाब नहीं देता। काई तानो को नजरअंदाज करता है और राक्षस से उनकी नायिका को खोजने में मदद करने के लिए कहता है। राक्षस, जो लड़ाई के लिए उत्सुक है, आग के गोले से हमला करता है। ऋण तेजी से अपने पंखों से काई की रक्षा करती है और आग से बचती है। फिर वह बर्फ की दीवार से काई को युद्ध से अलग कर देती है, जिससे वह वेनेसा की ओर बढ़ सके। ऋण के अंदर एंजल, एल्फ, ड्वार्फ, स्पिरिट, ड्रैगन और यहां तक कि डेमन की मिश्रित भावना से भ्रमित होकर राक्षस उसकी पहचान के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह अनिश्चित है और केवल इतना जानती है कि वह उनसे नफरत करती है। काई एक सिंहासन कक्ष में प्रवेश करता है जहां वनेसा उसे अभिवादन करती है, जिससे वह कांपने लगता है। इस बीच जीन एक विशाल राक्षस से लड़ती है और उसके कवच से जूझती है जब तक कि वह अपने हथियार को चंद्रमा धनुष में बदल नहीं देती। राक्षस को एक शक्तिशाली तीर से भेद देती है। राक्षस यह नोट करता है कि जीन का एल्वेन जादू का उपयोग उसकी जिंदगी को खत्म कर रहा है, ये सुझाव देते हुए कि उसने मानवता की जीत सुनिश्चित करने के लिए मृत्यु को चुना है। जीन इसे राक्षस को मारकर पुष्टि करती है। एक और दुश्मन उस पर हमला करता है, लेकिन फेलन समय पर उसे बचाने के लिए आ जाता है। 3 सिर वाला नरक का कुत्ता फॉलन को पहचान कर एक इंसान के बारे में बताता है जिसे ड्रैगनार कहा जाता है, जो युद्ध में एक ड्रैगन का दांत धारण करता है। इस बीच वनेसा काई से पूछती है कि क्या वह अपने हथियार को नीचे रखेगा जैसे कई अन्य लोगों ने किया। यह जानकर कि राक्षस नेता एक सुकीबुस है, उसे समय बिताने के लिए बहकाकर।
काई प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, कहते हुए कि राक्षस पागलपन और हिंसा से प्रेरित होते हैं। वनेसा हंसती है उसकी प्रतिरोध को स्वीकार करते हुए, क्योंकि कई लोग उसकी आकर्षण के शिकार हो जाते हैं। वह फिर पूछती है कि क्या वर्तमान मानव विद्रोही कमांडर है जो एल्वन पोशाक में है, लेकिन काई कहता है कि वह केवल एक बाहरी व्यक्ति है, एक ऐसी दुनिया से जहां वनेसा पराजित हो चुकी थी। जिज्ञासु वनेसा पूछती है कि उसे किसने हराया, और काई बताता है कि वे मनुष्य थे जो और भी बड़े खतरों का सामना कर रहे हैं। वनेसा जोर से हंसती है, यह मजेदार पाकर कि वह एक मनुष्य द्वारा मारी गई थी। काई स्पष्ट करता है कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि पैगंबर सिड था। यह सुनकर वनेसा अपना संयम खो देती है, क्योंकि यह नाम अप्रिय यादों को जगाता है। फिर वह जादू से काई पर हमला करती है, लेकिन वह आसानी से उसे नष्ट कर देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह पलटवार करता है और उसकी छाती पर वार करता है। केवल यह पता चलता है कि यह एक मृग तृष्णा थी। असली अंधकार की महारानी उसे पीछे से लगभग विस्फोट कर देती है। वनेसा उसकी कौशल और उसके हथियार की प्रशंसा करती है, जो जादू को निष्फल कर देती है और ड्रैगन जैसे हमले को प्रकट करती है। इससे उसे विश्वास होने लगता है कि यह व्यक्ति वास्तव में किसी अन्य दुनिया से आया है। सतर्क होकर वह महिमा को पुकारती है ज्वालाओं के प्रायश्चित में, जो मानव के पीछे की दीवार को जलाकर भस्म कर देती है। हालांकि काई बच निकलता है। झुंझलाकर वह लड़ाई को एक अराजकता विस्फोट के साथ समाप्त करने की प्रतिज्ञा करती है, जो इमारत की मंजिल को एक विनाशकारी विस्फोट में चकनाचूर कर देता है। आकाश में ऊंचाई पर, जैसा कि वनेसा मानती है कि कोई भी इस हमले से बच नहीं सकता जब तक कि वे 5 जातियों के नायक न हो। फिर भी काई उसके सामने खड़ा है, डरा हुआ लेकिन जिंदा है। कल्पना कर रहा है कि सिड की तलवार ने उसे फिर से बचा लिया। ऋण आती है, घायल और डर रही है कि काई मर चुका है, जब तक कि आकाश में एक पोर्टल नहीं खुलता। धातु के पंजे वनेसा को पकड़ लेते हैं और एक रोबोटिक आवाज असामान्य उतार चढ़ाव का पता लगाने की घोषणा करती है दानव नायिका में। सिड नाम सुनकर रोबोट ने वेनेसा के कोड को दुनिया से मिटाने के लिए एक्जिशन शुरू किया, लेकिन डार्कनेस की महारानी ने ग्लोरी क्षमता के साथ इसका मुकाबला किया। भारी क्षति के बावजूद रोबोट पोर्टल में पीछे हट गया, जिससे काई और ऋण वेनेसा की शक्ति से भयभीत हो गए। ऋण नोट करती है कि वेनेसा हमेशा से मजबूत रही है, लेकिन यह दूसरे दुनिया की संस्करण और भी भयावह है। महारानी अपनी अधूरी छोटों से परेशान होकर अपने 2 विरोधियों को हराने के लिए दृढ़ है। ऋण समझती है कि वह अकेले वेनेसा को हरा नहीं सकती। वेनेसा के हमला करने से पहले ऋण उस पर झपटती है, उसे पकड़ती है और काई से कहती है कि वह भाग जाए, क्योंकि वह वेनेसा को अधिक देर तक रोक नहीं सकती। ऋण अपने और वेनेसा के चारों ओर एक छाया जेल अवरोध बनाती है ताकि समय बर्बाद किया जा सके। वेनेसा जादू को कमजोर आत्मा जादू के रूप में पहचानती है और आसानी से बाहर निकल जाती है, ऋण को उड़ाते हुए। इससे पहले कि वेनेसा उसे खत्म कर सके, काई उस पर हमला करता है। वह उनके अधिकांश हमले को रोकने में सफल होता है, लेकिन फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ऋण तबाह हो जाती है, यह मानकर कि काई मर चुका है, जबकि वेनेसा उसे चिढ़ाते हुए पूछती है कि क्या वह काई का बदला लेना चाहती है या भागना चाहती है। वेनेसा से तंग आकर ऋण उसे सबक सिखाने की कसम खाती है। वह अपनी पूरी शक्ति को उजागर करती है, रूपांतरित हो जाती है और सभी 5 जातियों के गुणों को प्रदर्शित करती है। मनोरंजन हुआ। वेनेसा नोट करती है कि ऋण की नई शक्ति, लेकिन सवाल करती है कि ऋण ने पहले क्यों नहीं इसका इस्तेमाल किया काई को बचाने में मदद करने के लिए। ऋण अब खेल नहीं खेल रही, वेनेसा पर एक जबरदस्त मुक्का मारती है, उसकी शक्ति के बराबर। हालांकि वेनेसा केवल उसके साथ खेल रही थी और ऋण के अराजक रूप को आकर्षक पाती है, ये पूछते हुए कि क्या ऋण अपनी सच्ची प्रकृति को प्रकट करने से डरती थी या एक राक्षस के रूप में लेबल होने से डरती थी। ऋण रोने लगती है, लेकिन वेनेसा उसे बताती है कि यह उसकी अपनी गलती है। वेनेसा, जो कि दानव नायक है, जो चाहेगी वही करेगी। ऋण के पास काई को बचाने का मौका था, लेकिन डर के कारण उसने हिचकिचाहट की, जिससे काई की मृत्यु हो गई। जितना ऋण इसे मानने से नफरत करती है, वेनेसा सही है, काई की मौत उसकी गलती है। हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काई को कुछ भी वापस नहीं ला सकता। अब ऋण सिर्फ मरना चाहती है और वह वेनेसा को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। वह वेनेसा का हाथ पकड़ती है ताकि एक शाप लगा सके, और इससे पहले कि वेनेसा को एहसास हो, उसकी त्वचा से खून की बूंदें टपकने लगती हैं। उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो रही है। कोई भी रक्षा इसे नहीं रोक सकती। बूंदें तब तक गिरती रहेंगी जब तक वेनेसा और ऋण दोनों मर नहीं जाते। आमतौर पर इसका अर्थ वनीसा के लिए हार होता, लेकिन उसके पास एक आखिरी चाल बची है। ऋण अचानक गिर जाता है और वनीसा समझाती है कि यह श्राप जादूगर की शक्ति पर निर्भर करता है। यद्यपि ऋण के पास सामान्यतया इतनी जादू होती कि वह सफल हो सके, वे वनीसा के क्षेत्र में है जहां उसने अन्य जातियों के खिलाफ रक्षा तंत्र स्थापित किया है। एक बड़ा श्राप चक्र आत्माओं, जादुई पशुओं और ईश्वरीय प्राणियों को प्रभावित करता है, जिससे यह ऋण पर 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है, जो इन तीनों का मिश्रण है। यह आश्चर्यजनक है कि ऋण इतनी देर तक जीवित रही, लेकिन अब वह काई का बदला नहीं ले सकती। वह बस बैठती है और उसे नाकाम करने के लिए माफी मांगती है। वेनेसा ऋण की दयनीय कोशिशों से तंग आ चुकी है, इसलिए वह उसे अंतिम प्रहार से खत्म करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि इससे पहले कि ऋण को हराया जा सके, हमला काई द्वारा मोड़ दिया जाता है, जो आश्चर्यजनक रूप से अभी भी जीवित है। काई ऋण को आश्वस्त करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और वेनेसा के साथ उसकी लड़ाई ने उसे जागने के लिए पर्याप्त समय दिया। ऋण और वेनेसा दोनों काई को जिंदा देखकर चौंक जाते हैं, इसलिए वेनेसा पूछती है कि वह कैसे एक हमले से बच गया जो जानलेवा होना चाहिए था। काई बताता है कि उसने विस्फोट से खुद को बचाने के लिए कोड धारक का उपयोग किया, जो इस युद्ध में दूसरी बार उसे बचाया है, लेकिन वह यह जानकारी अपने तक ही रखता है और फिर से वेनेसा का सामना करने के लिए तैयार होता है। वेनेसा को अपमानित महसूस होता है कि काई उसे चुनौती देने की हिम्मत कर सकता है और उसे याद दिलाती है कि वह सिर्फ किस्मत से बचा था। उसका पिछला हमला लगभग उसे मार ही डालता और ऋण के हस्तक्षेप के कारण ही वह खत्म नहीं हुआ। काई जवाब देता है कि वह जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है, क्योंकि ऋण ने उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और वह उसके लिए भी ऐसा करने की योजना बना रहा है। दिलचस्पी से भरी वेनेसा पूछती है कि क्या काई के पास उसे हराने की कोई योजना है, क्योंकि वह यह देखने के लिए उत्सुक है कि वह क्या कर सकता है। मनुष्य का हमेशा दावा होता है कि वे उसे अपनी क्षमता दिखाएंगे, लेकिन उसने कभी प्रभावित नहीं हुई।
आत्मा नायक, आकाशीय नायक और पशु नायक उसके लिए सभी परेशानियां हैं, लेकिन वह कम से कम उनकी ताकत का सम्मान करती है। जब मनुष्य की बात आती है तो उसे कोई भी उसके सम्मान के योग्य नहीं लगता सिवाय काई के, जो दावा करता है कि वह इतना मजबूत हो सकता है कि मानवता का नायक बन सके। काई उसे बताता है कि वह हीरो नहीं बनना चाहता, लेकिन उसे इंसानों की क्षमता दिखाने के लिए सहमत होता है। वह अब वनेसा का सामना मानवता के प्रतिनिधि के रूप में करेगा। हालांकि वनेसा को संदेह है कि काई उसे हरा सकता है। वह उसे गंभीरता से लेने का निर्णय लेती है और उसे कुचलने के लिए एक छोटा उल्कापिंड बुलाने के लिए अपने जादू का उपयोग करती है। हालांकि कई कोड होल्डर का उपयोग करके इसे आसानी से काट देता है। उसकी जादू को काटने की उसकी क्षमता से प्रभावित होकर वनेसा अभी भी खत्म नहीं हुई है। वह सैकड़ों नरक की आग के मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देती है। जब वह ऐसा करती है तो काई अशरण से संपर्क करता है ताकि बिजली काट सके, जिससे इमारत अंधेरे में डूब जाती है। वनेसा महसूस करती है कि वह नहीं देख सकती, यहाँ तक कि उसके कंधे पर एक लौ होने के बावजूद, और वह काई को नहीं पहचान सकती क्योंकि उसके पास कोई जादू नहीं है। फिर भी वह उसकी तलवार को अपने नर्क की आग के हमले से निशाना बनाती है क्योंकि यह जादू से भरी होती है। जैसे ही धूल हटती है वह चौंक जाती है, यह देखकर कि ऋण कोड धारक को पकड़े हुए था और काई पहले ही उसके पीछे है। काई के वर्षों का प्रशिक्षण आखिरकार रंग लाता है जब वह वनेसा पर हमला करता है और ऋण से उसकी तलवार फेंकने के लिए कहता है ताकि वह उसे हरा सके। जैसे ही वनेसा जमीन पर गिरती है, उसके शरीर को हुए नुकसान से वो बिखरने लगता है। ऋण और काई को महसूस होता है कि उसके साथ कुछ गलत है, और इसी समय वनेसा की यादें आखिरकार उसे वापस आ जाती हैं। वह अब सिड और दुनिया के पुनर्जन्म के बारे में सब कुछ याद करती है। वह विश्वास नहीं कर सकती कि उसने खुद को इसका शिकार होने दिया, हालांकि सिड ने उसे चेतावनी दी थी कि ऐसा हो सकता है। यह सुनकर कि वेनेसा सिड के बारे में जानती है, काई उसे वह सब कुछ साझा करने के लिए कहता है जो वह जानती है। वेनेसा एक घटना की व्याख्या करती है जिसे सिड ने दुनिया का पुनर्जन्म कहा था। किसी ने इतिहास के प्रवाह को बदलने के लिए इस पुनर्जन्म को ट्रिगर किया है और काई को इस व्यक्ति को खोजना होगा। यह संभवतः अन्य 3 नायकों में से एक है। सिड ने दुनिया के पुनर्जन्म की भविष्यवाणी की थी। यही कारण है कि उसने वनेसा को अपनी तलवार सौंपी थी ताकि इसे दुश्मन द्वारा चोरी होने से रोका जा सके। तलवार ही इस दुनिया में किए गए परिवर्तनों को ठीक करने की एकमात्र कुंजी है। काई सवाल करता है कि वेनेसा और सिड साथ में क्यों काम करेंगे जब उन्हें दुश्मन होना चाहिए। वेनेसा मानती है कि हालांकि उसने एक बार सिड से लड़ाई की थी, लेकिन उसने एक मजबूत योद्धा के रूप में उसका सम्मान जीता और वे अंततः एक साथ काम करने लगे। काई को पिछली वास्तविकता के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, इसलिए वनेसा उसे जीरो कोड के बारे में चेतावनी देती है, जो एक प्रकार का जादू है जिसे संभालना बेहद कठिन होता है। वह यह भी बताती है कि काई ने उसके खिलाफ अच्छा किया और वह उसके अंधेरे के उपयोग की रणनीति, साहस और लड़ने की कौशल से प्रभावित है। अब वह इस बात के लिए आश्वस्त है कि यही बात काई मानव आत्मा के बारे में कह रहे थे, लेकिन वह इस तरीके से हारने पर अभी भी निराश है। वह बहाने नहीं बना सकती, लेकिन वह काई से फिर से मिलना पसंद करेगी, इसलिए वह उसे बताती है कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह उसके साथ और भी मजे करेगी। वनेसा से यह सुनकर काई अवाक रह जाता है, लेकिन लड़ाई की थकान जल्द ही उसे पकड़ लेती है और वह घुटनों के बल गिर जाता है। इसके बावजूद वह वनेसा को हराने पर राहत महसूस करता है। वनेसा की हार की खबर तेजी से मानव जीवित बचे लोगों के बीच फैल जाती है और वे एर्जा फाउंडेशन में इसे पुनः प्राप्त करने के लिए इकट्ठा होते हैं। मानवता के लिए चीजें आखिरकार बेहतर हो रही हैं। जबकि हर कोई इस जीत का जश्न मना रहा है, काई अपनी अगली चाल के बारे में गहरी सोच में है। ऋण पूछता है कि क्या कुछ गलत है और अपनी चिंताओं को साझा करता है। उसने सोचा था कि कुछ उनके साथ हुआ था जिससे वे केवल वही हैं जो पुराने विश्व को याद करते हैं, लेकिन अगर वनेसा के शब्द सही हैं तो दुनिया बदल गई है और वे वैसे ही बने हुए हैं। ऋण चाहती है कि चीजें पहले जैसी हो जाएं क्योंकि उसे यह नई दुनिया डरावनी लगती है। काई सहमत है, लेकिन उसे नहीं पता कि चीजों को वापस कैसे बदला जाए। तभी जीन काई और ऋण के पास आती है और अपना आभार व्यक्त करती है। हालांकि शहर खंडहर में है, लेकिन इंसान इसे वापस ले सकते हैं। काई और ऋण के प्रयासों के लिए धन्यवाद। जीन विद्रोही सेना की ओर से उनका धन्यवाद करती है। जीन देख नहीं सकती कि काई और ऋण अपनी जीत के बावजूद बहुत खुश नहीं दिख रहे हैं। काई उसे बताता है कि वास्तव में वह जीत कर राहत महसूस कर रहा है क्योंकि उसे संदेह है कि अगर वे फिर से वनेसा से सामना करते हैं तो वह उसे हरा सकता है। वनेसा के जाने के बाद अब मनुष्य शहर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, संभवतः इसे पहले से बेहतर बना सकते हैं। हालांकि जीन का मानना है कि पुनर्स्थापन का नेतृत्व उन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जिन्होंने संघ के प्रारंभिक पतन को राक्षसों के सामने अनुभव किया, न कि उसके द्वारा। जब काई और ऋण पूछते हैं कि अगर वह पुनर्निर्माण में मदद नहीं करेगी तो उसके क्या योजनाएं हैं, तो जीन समझाती हैं कि 3 अन्य महासंघ हैं, आयो, यूरोन और शुल्ट्स, जो अन्य नस्लों द्वारा जीते गए थे। प्रत्येक महासंघ में एक मानव विद्रोही सेना है जो लड़ रही है। जीन का इरादा है कि इन बागियों को एक बड़े बल में मिलाया जाए। वेनेसा की हार की खबर पहले ही फैल चुकी है, जिससे पूरे महाद्वीप के मनुष्यों को प्रेरणा मिली है। जीन को उम्मीद है कि काई और ऋण अन्य विद्रोही सेनाओं की मदद करने में उसके साथ शामिल होंगे। मिलकर काम करके वे वह हासिल कर सकते हैं जो काई की मूल दुनिया के मनुष्यों ने किया था और अन्य जातियों को उखाड़ फेंक सकते हैं। जीन सैनिकों का नेतृत्व करेंगी, सुनिश्चित करते हुए कि काई और ऋण को सभी समर्थन मिले, और वह चाहती हैं कि काई उनके साथ लड़े। काई एक पल के लिए हैरान दिखता है, इसलिए जीन जल्दी से जोड़ती है कि उसे उसके वीर प्रयासों के लिए अच्छी तरह पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि काई मानवता को युद्ध जीतने में मदद नहीं करना चाहता, वह बस इस बात पर विचार कर रहा था कि यह संस्करण जीन कितना परिपक्व लगता है। अपने वास्तविकता में जीन एक अद्भुत व्यक्ति था, लेकिन उसमें एक बचकाना पक्ष भी था, जैसे कि उसे प्रशिक्षण के दौरान कॉल करना, शॉपिंग यात्रा पर ले जाना और अपने दोस्तों के साथ भविष्य की चिंता करना। इस जीन को ये चीजें करते हुए देखना काई के लिए कठिन है। कई अन्य जातियों से लड़ने और मानवता को स्वतंत्र करने के लिए जीन के साथ शामिल होने के लिए सहमत होता है। वे सहयोग के संकेत के रूप में हाथ मिलाते हैं और ग्राउंड फ्लोर की ओर बढ़ते हैं। जीन ने सैनिकों को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या वे अच्छी तरह से आराम कर चुके हैं। सैनिक ऊर्जा से भरपूर उत्साहित हैं क्योंकि यह पहली बार है जब उन्होंने बिना राक्षस के हमलों के डर के सोया है।
वे एर्जा को फिर से पाने के लिए बेहद खुश हैं। फिर जीन बाकी संघों को फिर से हासिल करने की योजना का वर्णन करता है। इस बीच काई रिन से बात करता है, उसे बताता है कि वह खुद 5 जातियों के युद्ध को समाप्त करने की योजना बना रहा है। अगर इस दुनिया को बचाने के लिए कोई नायक नहीं है तो वह आगे बढ़ेगा और मानवता का चैंपियन बनेगा। वह यह भी वादा करता है कि वह दुनिया के पुनर्जन्म के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढेगा और इसे सामान्य स्थिति में बहाल करेगा। जैसे ही रिन उससे पीछा करने वाली खतरनाक मशीन से भागी, उसने संक्षेप में एक नायक की कल्पना की जो उसे बचा रहा था, हालांकि यह सिर्फ एक क्षणिक कल्पना थी। अशरान विद्रोहियों के बख्तरबंद वाहन में सवार होकर कांप गया, डरते हुए कि वह एआईओ महासंघ तक पहुंचने से पहले सर्दी पकड़ लेगा। जीन ने शिकायतों के लिए थोड़ी सहनशीलता के साथ वाहनों के काफिले का नेतृत्व किया, जबकि सचिव ने उन्हें अन्य संघों से तत्काल मदद की विनती याद दिलाई। उनका काफिला मानवता की आखिरी उम्मीद लेकर जा रहा था। काय को उम्मीद थी कि जब तक वे पहुंचेंगे राजधानी का पुनर्निर्माण हो चुका होगा, और रिन प्रार्थना कर रहे थे कि शहर राक्षसों से सुरक्षित हो। युद्ध करने वालों ने एयरजाक छोड़ने से पहले मानवता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र का पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई थी, लेकिन रिन को महसूस हुआ कि राक्षस केंद्रीय महल के चारों ओर एक बाधा बना रहे थे। जल्द ही वेनेसा की बहन ने उस व्यक्ति की पहचान कर ली जिसने उसकी बहन को वापस नरक भेजा था। काई ने अपनी कोड बियरर क्षमता का उपयोग करके अपने आप को एक राक्षस के हमले से बचाया, लेकिन रिन को उसे बचाने के लिए कदम उठाना पड़ा। राक्षस हेनरिल ने अपना परिचय दिया और काई ने महसूस किया कि उसकी उपस्थिति वेनेसा की तरह शक्तिशाली थी। उसका मानना था कि वेनेसा की हार चमत्कारों की एक श्रृंखला के कारण हुई और अगर वह युद्ध में होती तो ऐसा नहीं होता। काई को संदेह था कि वह अपनी बहन के लिए बदला लेना चाहती है, लेकिन हेनरिल हंस पड़ी, ये प्रकट करते हुए कि वेनेसा की अनुपस्थिति ने उसे राक्षस पदानुक्रम में शीर्ष पर पहुंचा दिया, अंधेरे साम्राज्य के प्रति उसके स्नेह के बावजूद। वह वास्तव में वेनेसा से छुटकारा पाने के लिए मानव के प्रति आभारी थी। फिर उसने व्यापार के मामले का उल्लेख किया जिसके लिए वह चर्चा करने आई थी। हेनरिल ने कहा कि अगर राक्षस एकजुट होते हैं तो वे जब चाहें राजधानी को फिर से हासिल कर सकते हैं, लेकिन वे जानबूझकर इंसानों को एयरजाक रखने दे रहे थे। समझौता यह था कि इंसान शहर को एक युद्ध विराम के बदले में रख सकते हैं, और योद्धा ने अपने कमांडर को प्रस्ताव बताने पर सहमति जताई। हेनरिल ने रिन का मजाक उड़ाया, उसे कहा कि वो उसे घूरना बंद करे, जिससे वो गुस्से में आ गया। हाइम मरिल ने उम्मीद जताई कि इंसान बाकी 3 जातियों के खिलाफ लड़ेंगे। वो उन्हें प्रयोग करने की योजना बना रही थी, जबकि राक्षस अपनी हालिया हार से उबर रहे थे। उसने खुलेआम यह स्वीकार किया और सैनिक से वादा किया कि अगर वह अपने मिशन में सफल होता है तो उसे एक चुंबन मिलेगा। उसने उन्हें लॉर्ड अल्फ्रिया और सेलेस्टियल भूमि से सावधान रहने की चेतावनी भी दी, जो अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। इसके बाद काई ने बख्तरबंद वाहन में उल्लेख किया कि पुनर्निर्माण इकाई एक खतरनाक ऊर्जा के लिए जिम्मेदार थी और अभियान इकाई का हिस्सा होने के नाते उन्हें और अन्य टीम सदस्यों को ऑ फेडरेशन के साथ मिलकर सेलेस्टियल्स, एल्व्स, ड्वार्व्स, फेरीज और एंजल्स को हराना था। काई का मानना था कि ये जातियां इंसानों से अधिक चालाक और कायर थीं, अपने शक्तिशाली जादुई वस्त्रों के साथ जो युद्ध के लिए थे। जहां इंसान राक्षसों को राक्षसों के रूप में देखते थे, वहीं स्वर्गीय लोग श्रेष्ठ प्राणी जैसे थे। इस बीच जीन ने रेडियो पर सबको सूचित किया कि वे 2 मील के बाद रुकेंगे। अचानक रिन ने एक पौराणिक जानवर के आने की चेतावनी दी। जैसे ही एक ड्रैगन आसमान से उतरने लगा, काई ने सभी वाहनों को सतर्क कर दिया। उसके विशाल पंख हवा को हिला रहे थे, जबकि इंसानों ने अपनी स्वचालित राइफलों से जवाब दिया। इसके बावजूद रहस्यमयी प्राणी की मजबूत खाल ने उसे बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने दिया। जल्द ही पहली बख्तरबंद गाड़ी को अपनी पूंछ से गिराने की स्थिति में आ गया। तब तक नहीं जब तक एक तेज गोली नहीं छूटी। उसके बाद रिन के साथ समन्वित हमला नहीं हुआ, जिसमें विरोधी को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। हालांकि यह जानलेवा नहीं था, यह ड्रैगन को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त था। उस समय जीन ने पूरे काफिले को रोकने का आदेश दिया ताकि समूह उन 2 लोगों को बचाया जा सके जिन्हें पौराणिक प्राणी ने हमला किया था। बाद में आराम अवधि के दौरान काई को केवल रिन के साथ इतने बड़े तंबू में रहने के बारे में असहज महसूस हुआ। हालांकि वह अजनबी मनुष्यों के आसपास तनाव महसूस कर सकती है। यही कारण हो सकता है कि जीन ने उसे अकेले उसके साथ रहने की अनुमति दी। तभी कमांडर फॉलन के साथ आए और काई के उत्कृष्ट काम के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने समझाया कि यह तंबू उच्च कमान के लिए आरक्षित था, जिसमें 2 सैनिक कमांडर के अंगरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। फिर फॉलन ने काई को आंतरिक गार्ड में नियुक्त किया, क्योंकि जीन को जोखिम था कि वह एक महिला के रूप में प्रकट हो सकती थी। यदि वह दूसरी महिला के साथ बहुत देर तक रही, उसे सोने के लिए अपना कवच हटाने की आवश्यकता थी। विश्वसनीय अधिकारी ने सैनिक को सलाह दी कि कमांडर को उनके आरामदायक कपड़ों में देखने पर कोई अचानक हरकत न करे। ड्यूटी पर तैनात पेशेवर सैनिक के रूप में काई को अपमान महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, वास्तविकता उस पर प्रकट होने लगी। रिन जीन की पीठ की मालिश कर रही थी ताकि उसकी दर्द को कम किया जा सके, और काई ने यह टिप्पणी करने का मौका लिया कि आदमी होने का नाटक करना कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा। विषय को बदलते हुए उसने उल्लेख किया कि उसने एर्जा संघ में एक पौराणिक जीव का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी, यह अनुमान लगाते हुए कि वे शायद डार्क एम्प्रेस के पतन की सुनवाई के बाद इस क्षेत्र का पता लगाने आए हों। जीन ने अपने अधीनस्थ को आश्वस्त किया, उसे याद दिलाया कि शाही राजधानी में रक्षा स्थापित कर दी गई है और पोस्ट को आसानी से नहीं लिया जाएगा। उसने यह भी कहा कि वह सोते समय बहुत घूमती है। सैनिक को चेतावनी दी कि कहीं वह रात में गलती से उसे लात न मार दे। तंबू विशाल था, लेकिन बिस्तर में 3 जनों के लिए जगह नहीं थी। सुबह होते ही काफिला अपना मिशन जारी रखने के लिए निकल पड़ा। आश्टर ने सोचा कि कमांडर के अंगरक्षक होने के नाते काई को ज्यादा नींद नहीं मिली। थका हुआ काई ने दृश्य देखते हुए सहमति जताई। रिन ने चीन की महान दीवार के समान एक संरचना देखी और साकी ने बताया कि यह सीमा दीवार थी, जो बताती थी कि वे आओ फेडरेशन के पास थे, जिसे जीन ने रेडियो पर पुष्टि की। काफिले का गंतव्य 8वां शहर कैसियोपिया था।
जो क्षेत्रीय सेना के मुख्यालय के पास था। देर दोपहर तक वे कभी फलते फूलते शहरों के खंडहरों से गुजर चुके थे। साकी ने अपनी राइफल तैयार की, किसी भी स्वर्गीय को मारने के लिए उत्सुक, लेकिन काई ने उसे याद दिलाया कि इंसान और स्वर्गीय दिखने में समान होते हैं, इसलिए वह गलती से किसी साथी को निशाना बना सकती है। कमांडर ने काफिले को रोकने और पैदल चलने का आदेश दिया। रिन ने काई की चिंता के बावजूद स्थानीय फलों को इकट्ठा किया। हालांकि फल ने उसकी जीभ को सुन्न कर दिया। रिन को उसका स्वाद पसंद आया। उसने काई के जहर के शक को यह कहकर खारिज कर दिया कि उसने इसे पहले एल्फ वन में खाया था। जीन ने समझाया कि आकाशीय आक्रमण के कारण वन ने एक मानव शहर को दफना दिया था। जब काफिला कैसियोपिया पहुंचा तो स्थानीय लोगों और सैनिकों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ऐसा स्वागत जो यह सुझाव देता है कि खतरा अपेक्षा से अधिक गंभीर हो सकता है। उनमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और कमांडर से खुद को जेफिन बाकेनहेन के रूप में परिचित कराता है, जो कैसियोपिया के सलाहकार हैं। वो बताते हैं कि पवित्र प्रकाश की रात की जीत ने एआईओ फेडरेशन में आशा फैला दी है। जेफिन फिर फॉलन का अभिवादन करता है, यह व्यक्त करते हुए कि वह एक प्रसिद्ध विद्रोही सैनिक जैसे उसके साथ जुड़ने के लिए उनकी प्रशंसा करता है। हालांकि वह विनम्रतापूर्वक असहमति व्यक्त करती है, खुद को इस तरह की उपाधि के लिए पर्याप्त अनुभवी नहीं मानती। जीन डांटे शहर के कमांडर के पास ले जाने के लिए कहता है। रास्ते में जेफिन फॉलन से पूछताछ करता है कि वह डांटे के बारे में क्या जानती है, और वह बताती है कि वह दांट गेलफलगेरी है, जो आयो संघ के शाही परिवार का वंशज है और खुद को सम्राट मानता है। जेफिन उसके आकलन से सहमत है, यह स्वीकार करते हुए कि डांटे एक ईर्ष्यालु और अविश्वसनीय व्यक्ति है जो जीन को एक खतरे के रूप में देखता है। हालांकि जेफिन कमांडर से यह भी अनुरोध करता है कि वे कैसियोपिया के आगमन का जश्न मनाने को स्वीकार करें, भले ही डांटे न करें। जल्द ही उनका स्वागत कुबुरी द्वारा किया जाता है, जो सहायक कमांडर हैं, और वे उन्हें बताते हैं कि सभी मामलों को पहले उनके माध्यम से जाना चाहिए। डांटे के कार्यालय में प्रवेश करने पर वह पुनः प्रवर्तन की देर से आगमन की शिकायत करते हैं और जीन पर जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाते हैं। जीन ने बताया कि उनके काफिले पर एक पौराणिक जानवर ने हमला किया, जिससे देरी हुई, लेकिन दांते ने उसके स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया और पूछा कि वह अपनी शाही राजधानी वापस लेने के बाद दूसरे देश में क्यों है, संदेह करते हुए कि वह अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए अयो की सेना चुराने का इरादा रखती है। टिप्पणी सीधे कमांडर पर लक्षित है, लेकिन वह शांत बनी रहती है और समझाती है कि दांते ने खुद उसकी सेना की मदद मांगी थी। वह जवाब देते हैं कि यह उनके अधीनस्थ थे जो अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, लेकिन कमांडर को संदेह है कि वह अभी भी आकाशीय प्राणियों द्वारा हावी होने का विरोध कर रहा है। वह कहती हैं कि व्यक्तिगत महिमा वर्तमान खतरे की तुलना में महत्वहीन है। वह स्वयं घोषित सम्राट को सलाह देती हैं कि आक्रमणकारियों को खदेड़ने का श्रेय न तो उन्हें और न ही उसे जाता है, बल्कि लोगों और उनकी सेना को जाता है। अंत में वह डांटे से स्पष्ट रूप से कहती हैं कि यदि वह सम्मान चाहते हैं तो उन्हें उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस तनावपूर्ण बातचीत के बाद सुदृढ़ीकरण अयो अधिकारियों से मिलते हैं। जेफिन उन्हें बताती हैं कि एल्फ फॉरेस्ट, ड्वार्फ विलेज, फेरी हाइडआउट और एंजल कोर्ट को मनुष्यों के लिए अज्ञात माना जाता है, क्योंकि उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि सेलेस्टियल हीरो कहां है। जीन ऑल्फ्रिया की खोज की जिम्मेदारी लेती है, जो दांते के अधीनस्थों को प्रभावित करती है, जो उसकी बहादुरी से जलने लगते हैं। वह अयो सेना से समर्थन मांगती है, लेकिन स्थानीय नेता मना कर देता है। उसकी जिद्दीपन की आशंका करते हुए जीन ने घोषणा की कि वह अपनी जान उन लोगों के लिए न्यौछावर करने आई है जो अपनी भूमि की रक्षा कर रहे हैं, जिससे फेडरेशन सैनिकों का विश्वास और सम्मान प्राप्त हुआ। उस रात उनके शिविर में एर्जा आर्मी एक भयानक रात के खाने को सहती है। काई का समूह डांटे के सहायक कुबुरी के बारे में चर्चा करता है, जैसे ही रिन उसके बारे में कुछ अजीब महसूस करती है। सुबह होते ही सैनिक एल्फ वन की ओर बढ़ते हैं। दांते अपने वफादार सहायक से कहते हैं कि जीन एक लापरवाह कमांडर है, और कुबुरी हमेशा की तरह सहमत होते हैं, इस बात से चिढ़कर कि अन्य सैनिक उस घुसपैठिए की लापरवाही से प्रेरित हैं। जब जीन अपनी अभियान से लौटेगी तो वह जंगल का एक नक्शा बनाने और अगले दिन एक रणनीतिक बैठक आयोजित करने का इरादा रखती है। कमांडर पिछले दिन खोजे गए निशानों के आधार पर एल्व्स की गश्त के मार्गों का खुलासा करते हैं, और यह खुफिया जानकारी आकाशियों के खिलाफ हमले की शुरुआत को सक्षम बनाती है। हालांकि आयो सैनिक युद्ध के लिए उत्सुक हैं, दांते अपने सैनिकों को जीएन के करिश्मे से प्रभावित होते देखकर खुश नहीं है। कुबुरी अपने नेता को सुझाव देती है कि वह सम्राट के रूप में अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करें, सुझाव देते हुए कि वह व्यक्तिगत रूप से एल्फ वन में सैनिकों का नेतृत्व करें। इस विचार को अपनाते हुए दांते अपने सलाहकार को सूचित करता है कि उसने पहले से ही एल्फ वन को स्काउट करने के लिए एक उड़ान इकाई तैनात कर दी है। जेफन को लगता है कि इससे एर्जा और आयो सेनाओं के बीच समन्वय में तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन दांते चिंतित नहीं है। इसके अलावा उन्होंने इस ऑपरेशन को गोपनीय रखने का आदेश दिया। इस दौरान रिन को शक होता है कि डांटे का सहायक कमांडर कुबुरी शायद असल में इंसान नहीं है। दूसरी ओर एक अजीब संरचना के शीर्ष पर एक धातु की गुड़िया को पीठ पर लादे एक अजीब आकृति कुछ पादरियों के पास पहुंचती है। वे खुद का बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन महान बुजुर्ग लकवाग्रस्त हो जाते हैं और एक अन्य जादूगरनी को नीचे गिरा दिया जाता है। हालांकि वह गिरने से बच जाती है। एक एल्फ एक केबिन में जागता है और अपनी मन में टेलीपैथी के माध्यम से कई आवाजें सुनता है। आवाजें राहत महसूस करती हैं कि पुजारी रेरा जीवित हैं, लेकिन वे अभी भी महान बुजुर्ग के बारे में बहुत चिंतित हैं। रेरा सभी से शांत रहने का आग्रह करती है, ये वादा करते हुए कि वो परियों और बौनों से मिलने के बाद सब कुछ समझाएंगी। एक आवाज पूछती है कि पकड़े गए मनुष्यों का क्या करना है, लेकिन पुजारिन को इसके बारे में पता भी नहीं था। जहां तक जीन का सवाल है, डैन के साथ आखिरी संपर्क कल सुबह था जब संचार कट गया था और कोई नहीं जानता कि वह कहां है। काय सोचता है कि डांटे किसी के प्रभाव में है और जल्दी से अपने सहायक कुबुरी पर संदेह करता है, ये सोचते हुए कि वह कल्पित बौनों के लिए जासूस हो सकती है। अगर यह सच है तो ईओ की सेना में और भी दुश्मन हो सकते हैं, जिससे यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि एर्जा की इकाई जांच करे। उन्हें जमीन पर ईओ राइफलों के दर्जनों टुकड़े बिखरे हुए मिलते हैं। संभवतः
यह संकेत देते हुए कि दांते और उसकी बटालियन एक जाल में फंस गए। एक जादुई गोला पास के पेड़ पर खींचा गया है। हालांकि जीन को यह जाल विशेष रूप से कठिन नहीं लगता है। हालांकि काई ने उनके ऊपर असली खतरे की ओर इशारा किया। ऊपर देखते हुए जीन अनगिनत पत्तों को देखती है, जिनमें से प्रत्येक में एक अलग जादुई चक्र है और स्वर्गीय प्राणियों की बुद्धिमत्ता को समझती है। अगर काई ने इस ओर इशारा नहीं किया होता तो वह इन चक्रों को सूर्य रोशनी छलनी हो रही है। काई उल्लेख करता है कि उसके विश्व में इस तकनीक के बारे में रिकॉर्ड थे, जिसने उसे इसे पहले से पहचानने में मदद की। वह उल्लेख करता है कि एल्फ कई जाल पास पास लगाते हैं। रिन्न पास में एक एल्फ की गंध का पता लगाता है, जिससे समूह सतर्क हो जाता है। काई के नेतृत्व का पालन करते हुए समूह पूछता है कि क्या वह वास्तव में रास्ता जानता है, लेकिन वह उन्हें आश्वस्त करता है कि रिन्न के पास जादू का पता लगाने के लिए विशेष प्रशिक्षण है। गंध के मार्गदर्शन में टीम एक खंडहर संरचना तक पहुंचती है, जहां गंध अचानक गायब हो जाती है। एक टेलीपोर्टेशन मंत्र को ट्रिगर करती है, जो उन्हें जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाती है। साकी ने अशरान पर उसके जाइंट बट को छूने का आरोप लगाया, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि वही उसके खिलाफ ब्रश कर रही थी। फॉलन उन्हें चुप रहने का आदेश देता है और आसपास के क्षेत्र की जांच करता है। अचानक एक परी दिखाई देती है, अशरान के पैर से टकराती है और ठीक होने के बाद उससे पूछती है कि वह किस जंगल से आया है, उसे एक एल्फ समझते हुए। जब वह समझाता है कि वे मनुष्य हैं, तो परी डर के मारे भाग जाती है कि कहीं उसे खा ना लिया जाए और जल्दी से एक एल्फ रक्षित गांव पहुंचती है। जैसे ही मनुष्य पहुंचते हैं, एल्फ अपने तीर तैयार करते हैं, लेकिन उनके नेता उन्हें नीचे खड़ा रहने का आदेश देते हैं। एल्फ नेता हैरान है कि मनुष्यों ने पोर्टल सक्रिय किया। झेने के साथ बात करता है, जो उसे कुबेरी के रूप में पहचानती है, दांते की सहायक कमांडर। झेने डन के भाग्य के बारे में पूछती है। कुबेरी उन्हें सूचित करता है कि सभी जीवित हैं, लेकिन उन्होंने लकवा मारने वाले पौधों की कॉलोनी से धूल सांस में ले ली है, जिससे वे कुछ दिनों के लिए गतिहीन हो गए हैं। जीन कैदियों की रिहाई की मांग करती है, लेकिन एल्फ जोर देता है कि मनुष्य को स्वर्गदूतों के खिलाफ लड़ना होगा। काई इस पर सवाल उठाता है, ये देखते हुए कि एल्व्स और स्वर्गदूत सहयोगी रहे हैं, लेकिन कुबेरी खुलासा करते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया था। रिरिन उनका इंतजार करती है, इसलिए वे एल्फ के साथ गांव की ओर चलते हैं। जब वे पुजारिन से मिलते हैं तो उसे पता होता है कि यह पहली बार है जब इंसान एल्फ गांव में आए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे स्वागत योग्य हैं। जिज्ञासु होकर वह पूछती है कि क्या पवित्र प्रकाश योद्धा और उसके आदमी वास्तव में अंधकार की रानी वेनेसा को हरा चुके हैं। जीन पुष्टि करती है, यह जोड़ते हुए कि जिस कवच को वह पहनती है वह एक कल्प वृक्ष का वस्त्र है, जो 10 वर्ष पहले राक्षसों को हराने के बाद मिला था। कोई कल्प वृक्ष घायल नहीं हुआ। रिरिन इसे जाने देती है और एक सौदे का प्रस्ताव करती है। अगर कैदियों को रिहा किया जाता है तो जीन और उसके सैनिकों को लॉर्ड अल्फ्रिया से महान बुजुर्ग को बचाना होगा। काई इस बात से स्तब्ध है कि आकाशीय नायक ने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को पकड़ लिया, और रिरिन उलझन में अल्फ्रिया को याद करती है, जो कभी दयालु और गर्म था, जब तक कि उसने यह नहीं सोचा कि एल्व्स, बौने और परियों को स्वर्गदूतों के सामने झुकना चाहिए, जिससे विद्रोह भड़क उठा। वह अल्फ्रिया से अपील करने के लिए बुजुर्ग के साथ गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया और बुजुर्ग को पकड़ लिया। काई सोचता है कि क्या एक एल्फ सीधे स्वर्गदूतों को चुनौती दे सकता है और बचाव कार्य कर सकता है। पुजारी सहमत होते हैं, लेकिन फॉलन चेतावनी देता है कि यह एक जाल हो सकता है, जिसमें एल्फ और देवदूत मानव प्रतिरोध को कुचलने के लिए ताकतें मिला रहे हैं। पुजारिन की ईमानदारी को साबित करने के लिए कुबेरी अपना जीवन पेश करती है। वह पुरुषों के साथ देवदूतों के महल में जाने के लिए तैयार है। यदि उन्हें पता चलता है कि रिरिन ने झूठ बोला है, तो वे किसी भी समय कुबेरी को मार सकते हैं। उसके साहसी प्रस्ताव के बावजूद फैलन मना कर देती है, ये कहते हुए कि एल्वेन पुजारिन का जीवन 6 मानव योद्धाओं और 20 बंधकों से अधिक मूल्यवान नहीं है। जोखिम को संतुलित करने के लिए रिरीन खुद को बंधक के रूप में पेश करने पर जोर देती है। ग्रेट एल्डर की संभावित हानि पर कुबेरी की हताशा के बावजूद रिरीन दृढ़ रहती है, कहती हैं कि यह स्वर्गीय प्राणियों के बीच युद्ध को टालने का एकमात्र तरीका है। वह पास के बौनों और परियों को हमला रोकने का आदेश देती है। फिर रिरीन छोटे परी सिल्क को बुलाती है, जो एक जादू करती है जिससे बड़ी लहरें किनारे के करीब आ जाती हैं। इंसानों को आराम करने की जगह मिलती है, जबकि विवरणों पर चर्चा की जाती है। जब रात होती है तो काई रिन को उनके अलावा के पास सोते हुए देखता है। रिरिन इस बात से हैरान कि इंसान बिना आग जलाए जागते रहते हैं, उन्हें यकीन दिलाती है कि न तो वह और न ही कोई अन्य एल्फ हमला करने का इरादा रखता है। काई थोड़ा आराम करती है। रिरिन फिर जीन से सुना कि लड़का और सोई हुई लड़की वे थे जिन्होंने वेनेसा को हराया, और पूछती है कि क्या उनके तरीके अल्फ्रिया के खिलाफ काम कर सकते हैं। जब वे एंजल्स के महल में पहुंचते हैं तो वहां आकाशीय प्रभु के साथ टकराव हो सकता है। अगर कोई भगवान की शक्ति को नहीं रोक सकता तो हर कोई नष्ट हो जाएगा। वह उठती है और काई को चेतावनी देती है कि अगर वह कभी डर के मारे भागता है तो वह उसे जंगल से जीवित नहीं जाने देगी। यद्यपि वह समझती है कि काई के पास वह उत्तर नहीं है जिसकी वह तलाश कर रही है, वह फिर भी पूछता है कि क्या वह पैगंबर सिड नामक मानव के बारे में कुछ जानती है। पुजारिन अनजान है, जिससे काई की इस किंवदंती के बारे में सच्चाई का पता लगाने की उम्मीदें और कम हो जाती हैं। उसे याद है कि वनेसा ने भविष्यवक्ता का नाम और एक वैश्विक पुनर्जन्म का जिक्र किया था, जिसकी भविष्यवाणी सिड ने की थी, और काई से इसे शुरू करने वाले को ढूंढने का आग्रह किया, क्योंकि यह दुनिया को काफी हद तक बदल देगा। डार्क एम्प्रेस के अनुसार अपराधी संभवतः 3 शेष नायकों में से एक है। जैसे ही सुबह होती है, इंसान यूनिट ए की खोज में इकट्ठा होते हैं, जिसे एंजल्स के महल में प्रवेश करने के लिए नियुक्त किया गया है। साकी को उम्मीद है कि मिशन के दौरान मुख्यालय के साथ संचार कार्य करेगा, क्योंकि जैसा कि एल्फ ने नोट किया, महल एक विशाल पेड़ के ऊपर स्थित है और मनुष्य इसे अपनी वर्तमान स्थिति से देख भी नहीं सकते। रिरीन अपने नए सहयोगियों को स्थानांतरित करने के लिए एक टेलीपोर्टेशन चाल का जादू करती है, जिससे काई पूछता है कि क्या एल्फ मनुष्यों के खिलाफ इस विधि का अभ्यास कर रही है। पादरी बताते हैं कि कोई भी मनुष्यों से नहीं डरता, केवल राक्षसों, आत्माओं और पौराणिक जीवों से। इस उपेक्षापूर्ण टिप्पणी के जवाब में काई कहते हैं कि राक्षसों ने भी कभी ऐसा ही सोचा था। हालांकि वह यह भी जोड़ते हैं कि संभवतः ज्यादातर फौजें सीमा पर हैं, इसलिए महल की सुरक्षा कमजोर हो सकती है।
जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ बोलता है तो योगिनी स्वीकार करती है कि वे वनेसा को भाग्य से नहीं हरा पाए। काई जोड़ता है कि वह एक इंसान को जानता है जिसने अकेले ही अन्य जातियों के 4 नायकों को हरा दिया। इसके साथ ही जादू सक्रिय हो जाता है और समूह को उस पेड़ की चोटी पर ले जाता है जहां स्वर्गदूतों का महल स्थित है। हवा में आग और धुएं की गंध भरी है और जलते हुए स्वर्गदूत इंसानों को घेर लेते हैं। रिरिन नोटिस करती है कि पीड़ित मृत नहीं है, लेकिन काई मानता है कि उन्हें स्थिति का लाभ उठाना चाहिए क्योंकि आगे का रास्ता स्पष्ट है। पुजारिन के मार्गदर्शन में वे महल के स्तरों को पार करते हैं, कुछ ऐसा जो फॉलन स्वीकार करता है कि उसके बिना असंभव होता। हालांकि जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, एक छोटा तेज तूफान उन्हें हमला करता है, फर्श को नष्ट कर देता है। इस शक्ति के स्रोत पर एक देवदूत खड़ा है जो एक पुराने परिचित रिरिन को पहचानता है। युद्ध देवदूत विसियोस को देखकर एल्फ दुखी हो गया, ये महसूस करते हुए कि यहां तक कि जिन देवदूतों पर उसने भरोसा किया था उन्होंने भी उसकी जाति के साथ विश्वासघात किया। विसियस, जो अब स्वर्ग के भगवान अल्फ्रिया के सेवक हैं, घोषणा करते हैं कि सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। जलते हुए फरिश्ते व्यापारी थे जिन्होंने महान नेता के आदेशों का विरोध किया। विसियस चेतावनी देते हैं कि जल्द ही एल्फ के महावृद्ध का निष्पादन होगा, जो अन्य जातियों के लिए चेतावनी का काम करेगा कि उन्हें फरिश्तों के सामने समर्पण करना होगा। इस मांग का भी विरोध करते हुए फॉलन एशरन और साकी के साथ फरिश्ते के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व करते हैं, जबकि काईजीन और रिरीन अपना मिशन जारी रखते हैं। मनुष्यों की प्रगति में बाधा डालने का क्रूर प्रयास करते हुए फरिश्ता गोलीबारी से बाधित है, जिससे उसकी प्रतिक्रिया रुक जाती है। ये सोचने पर हंसी आती है कि यह निम्न जाति फरिश्तों को चुनौती दे रही है, और फैलन तीखे जवाब में कहते हैं कि उन्होंने पहले ही इन बातों को बहुत सुना है। ऊपर की मंजिल पर मिशन को जारी रखने के लिए नियुक्त समूह एक और देवदूत से मिलता है जो क्षेत्र की रक्षा कर रहा है।